दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला व गुल से कलाम पैदा कर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ढेर सारी नेक दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ हम आपके खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सवेरे का ये मुनव्वर ताबनाक आफताब रोशन दिन और कायनात के रमूज की दरख्शानी करता हुआ ये दिन, खिली खिली सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और ये खिली खिली सुबह खुद में एक बहुत बेहतरीन पैगाम लेके आती है। इस दहर में अपना एक नाम, अपना एक आला मकाम बनाने का एक नया मौका, नई उम्मीद लेके आती है। अब अगर ज़रूरत है तो अपनी इस बेहिसी के आलम से बाहर आने की, इस गफलत की नींद से बेदार होकर इस कायनात के इन रमूज को, इन इशारात को समझने की, इन्हें दिल से तस्लीम करने की, महसूस करने की और इन्हें अमली जामा पहनाने की। नाज़रीन मोहतरम, आजकल एक किताब का मैं मुताला कर रही, जिसके पहले सफ़े ही मुझे एक बेहतरीन सबक मिला, तो सोचा आप नाजरीन के साथ ज़रा शेयर किया जाए। लिखते हैं मोहतरम मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कि इंसान के बगैर ये जो कायनात है ना, ये निहायत महकम कवानीन पर चल रही है। हर एक चीज़ का अपना एक मुकर्रर ज़ाब्ता है और इसी ज़ाब्ते के तहत जो है ये कायनात चलती है। इसी को ये अमली जामा पहनाती है और इसी को अमली जामा पहनाकर अपने पाए तकमील तक पहुँचती है। ठीक इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए भी कायनात ने एक ज़ाब्ता मुकर्रर किया हुआ है। अगर इंसान, अगर अशख़ास उन ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, उनकी पैरवी करे, तो यकीनन वो फलाह पाता है, इस दुनिया में कामयाब व कामरान होता है और उन्हीं अशख़ास को हम शाहीन भी बुलाते हैं। अब अगर ये ज़ाहिर सी बात है, जो अशख़ास इन ज़वाबित पर, इन कवानीन पर, इन कवायद पर अगर वो अमल ना करें या फिर उनका इन्हिराफ करें, तो ज़ाहिर सी बात है वो नाकाम होकर रह जाता है। और इन्हीं अशख़ास के लिए सर मोहम्मद इकबाल लिखते हैं कि अफ़सोस सद अफ़सोस कि शाही न बना तू, अफ़सोस सद अफ़सोस कि शाही न बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात। खैर, आज हम अफसोस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, खुशियों की बात करेंगे, खुशियां मनाएंगे उन अशख़ास के साथ जो कामयाब हुए हैं और उन अशख़ास के साथ भी यकसा जिन्होंने कोशिश की, जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इसी जज्बे, इसी वलवले के साथ, इसी दूर अंदेशी के साथ आज के दिन का हम आगाज़ करेंगे। आज और एक नई तारीख है, माहे जनवरी साल 2023 की 24वीं तारीख है और मंगल का दिन है आज। और आज के दिन की अपनी अहमियत है, अफादियत है। जैसा मैं अक्सर सालों से कहती आई हूँ, मानती आई हूँ इस बात को कि अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि ये पाक दिन हमें, एक और खूबसूरत दिन हमें देखना नसीब हुआ। और क्या कुछ ख़ास है आज के दिन में, वो आपको बताएंगे मेरे शरीक साथी, मेरे अजीज़ दोस्त अशफाक हाफसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ होनी चाहिए। वो तो ज़रूर, अल्लाह ताला आपको भी खुश खुर्रम रखे, सेहतयाब रखे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, गुड मॉर्निंग जन के एक और शुमारे में मेरी तरफ से भी आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। उम्मीद यही, दुआ यही हर सुबह की तरह आप सभी दोस्त खुश खुर्रम होंगे, बसैत सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के मामलात में रवा दवा होंगे। नाज़रीन किराम, आज जनवरी की 24 तारीख है और उसके साथ साथ आज माह जो रजबुल मुरज्जब है उसकी पहली तारीख है, 1444 हिजरी की। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी दोस्तों को। और उसके साथ साथ आज एक बच्चियों का कौमी दिन मनाया जाता है, जिसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि ये कौमी दिन है नाज़िमा, और इस दिन की ज़रूरत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को तब महसूस हुई 2008 से ये कानून बना कि हम हर साल जो है 24 जनवरी को इस दिन को मनाएं। और इसलिए ताकि एक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करें, जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई ज़मीनी सतह पर, क्योंकि जो भी हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो अभी एक मैं आपको एक बता दूं कि हमारे एक नाजरीन है माविन परवेज साहब, जिसको हम सभी जानते हैं, और उन्होंने पहले ही लिखा कि ये एक फूल है
एक क्वाइट उन्होंने, हाँ जी, इसको ब्लॉसम होने दे, माशाअल्लाह, इसको खिलने की जरूरत है। और अवेयरनेस तभी से पहले से इसको जरूरत इसकी महसूस हुई कि ये फूल जो है यहाँ पे कहीं पे रुकावटें आ रही है, इनको कहीं से तो अब्यूज हो रहा है, इनको इनकी जो आवाज है, इनकी जो जिंदगी के रहन सहन है, उसमें कहीं से तो रुकावटें पेश आ रही है, लेकिन इनके जो हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं और उन जो हुकूक है वो इन्हें मिले, उसके लिए अवेयरनेस की जाए, इसलिए ये 24 जनवरी को ये दिन मनाया जा रहा है। जी, और अशफाक आपने जिक्र किया कि इस दिन को मनाने की जो है हमें लगा कि महसूस हुआ कि इस दिन को बिल्कुल, मनाना 2008 से बिल्कुल, जो कि मुझे जाती तौर लगता है खुद में एक बदकिस्मती की बात है। बिल्कुल, ये दिन मनाने की, ये अवेयरनेस करने की कहीं ना कहीं हमें जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अक्सर और बेशतर चस्बवानान के कोरन आपान रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद उन्हें रहमत का खिताब दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यम्स बकूर अता कर बकूता खुश छुस्तान विज आसान पत तम सन्ज यिथ कन परवरिश ही करना, ये कितना बड़ा काम है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी खुशी है, और उसके बाद फिर हम किस तरह से उदास होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट हम बहुत खुश होते हैं, मुआशरा तब्दील हो गया, लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन ये बहुत कड़वा सच है और इस कड़वे सच को मैं यहाँ पे बहुत ही उदास दिल के साथ कबूल करना चाहूंगी कि आज भी भेदभाव होता है, बिलखुसूस कश्र सोसाइटी में जेल वनान क्या उजास पचवना कूर जायस कुन नत कुन जाय पत वना क्या अल्लाह ताला दी नेवलट शूब, मतलब कूर छना शूब क्या, ये कहाँ का आइडिया, ये कहाँ का ख्याल है। और बिल्कुल इस चीज पर तो बात करने की जरूरत है ताकि इनको मेडिकल केयर मिले, इनको लीगल राइट्स मिले, हम तो ओवरऑल जो बिल्कुल जो इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इनको सही तरीके से। और अगर अशफाक आपकी बात से मैं एक बात जरा मैं ऐड करना चाहूंगी, और ये मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अगर कुन्नत कुन जाए सह बासान छु कि नेचविस तो कोर मज करो बस फर्क क्या नेचु युस सो पकनावे सोन युस नाव छु, सोन युस खानदान छु सो पकनावे ब्रोह कुन। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप हजरात को अपने ईमान पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हजरात का ईमान कमजोर है। हुजूर अक़दस की जो जिंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशाले राह है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी बेटे दिए, एक नहीं 3 बेटे अता किए, लेकिन फिर भी उनकी जो उनकी खानदान का जो कारवां है, इस्लाम को जो कारवां है, वो भी उनकी जो बेटी है, उनके जो नवासे थे, उनके जरिए आगे बढ़ा। तो ये सोच बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये तो अब हमें करना ही चाहिए कि लेने ही चाहिए, अब इकदाम हमें लेने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज नेशनल जस्ट डू इट डे भी है, और कर ही लीजिए, आज से ही शुरुआत कर लीजिए अच्छे कामों की, और अच्छे काम के लिए कोई खास दिन नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं मौसम और शहरों के हवाले से हाल चाल। फिलहाल अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो बाहर हल्की फुल्की बर्फबारी बूंदाबांदी देखने को मुझे मिली, और बिल्कुल महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज श्रीनगर में जो है मतलब अबरालूद रहने के इम्कान है, और उसके साथ साथ हल्की फुल्की हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी देखने के भी इम्कान है। श्रीनगर के दर्ज हरारत की बात करें तो आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं कम से कम मनफी 2 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आज हल्की फुल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें देखने को मिलेंगी, और उसके साथ साथ दर्ज हरारत आज जम्मू का ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई गई है। ट्रैफिक के हवाले से आपको बताते चलें कि हमारा कौमी शहर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, इस पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत मिली है। लेकिन उसके साथ साथ ये इत्तला भी मौसूल हुई है कि आज चूंकि महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी या बारिश होने की पेशनगोई की गई है, तो उसकी वजह से हाईवे ब्लॉक रह सकता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, फिलहाल तो SSG रोड यानी गुमरी रोड और मुगल रोड भी बंद पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को अगर रखते सफर बांधना हो तो उससे कबल आप जरूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब है। जी नाज़िमा। जी, और आज के दिन की और एक अहमियत है, हमारे जो नाजरीन हैं इंतजार में होते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं उनसे कब आपकी मुलाकात कराई जाए। मेहमानों से मुलाकात कराने से पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है बड़े बड़े मग मौजूद हैं, और आत्मश त्रियश ये त्रियश चावा क्या इसके सुबह सुबह खे से मिठाई, और मिठाई कम चीज खे ऐसे अशफाक आप हाँ बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि
कुछ दिन कबल ही आप लोगों ने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में तो टैलेंट की कमी तो है नहीं, और हर मैदान में हमारे बच्चे, चाहे वो आसमान की बुलंदी हो या जमीनी सतह पर कहीं पर हो, तो वो तो छू ही जाते हैं, वो मकाम पर पहुंच ही जाते हैं। और हमारे कौम के नौजवान किसी शाहीन से कम नहीं है। आज भी हमारे साथ 2 शाहीन मौजूद है। आप लोगों को बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो एग्ज़ाम हुए थे, JKPSC ने जो लिए थे, उनके इम्तिहानात के नताइज सामने आए थे और उसमें कामयाब उम्मीदवार जो है उनकी लिस्ट आई थी। और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 कामयाब उम्मीदवार हैं। आज उनकी मुलाकात आपसे करा देते हैं। मैं आपका जो ये तजस्सुस है इसको ख़त्म करते हुए बता देता हूं कि मेरे दाएं जानिब बैठी हुए मोहतरमा साइमा अहद, जो कि गांधरबल से ताल्लुक़ रखती है और जम्मू कश्मीर JKES एग्जाम कराया करे रिसेंटली किया। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत इस्तकबाल, बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल। और मेरे दाएं जानिब बैठे हैं, बाएं जानिब, हाँ बिल्कुल बाएं जानिब बैठे हैं साकिब रशीद साहब, ये भी JKES क्वालिफायर है। आपका भी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों तशरीफ आवर हुए, हमारी खुशबख्ती है। और नाजरीन को बहुत इंतजार था, बहुत वक्त से। ये ऐसे रिजल्ट ना 10th 12th या जो भी अच्छे इम्तहानात होते हैं उनके, फिर जब नताइज अच्छे सामने आते हैं तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको तजस्सुस रहता है, इंतजार रहता है कि कार ये नियम और कब हम इनकी जिंदगी के हवाले से जानेंगे। बिल्कुल, इनकी जिंदगी के हवाले से जानेंगे, जरूर जानेंगे, लेकिन उससे कब एक प्यारा सा नगमा सुनेंगे क्योंकि हमारे नाजरीन तो इंतजार में होंगे। और उन दोस्तों को भी मुबारकबाद जो कि जिन्हें हम स्टूडियो भी नहीं बुला पाए, जो कि सभी कामयाब हुए, और जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। वो इंशाल्लाह आगे इस पे मेहनत करें और जरूर कामयाब हो जाएंगे। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते एक खूबसूरत सा नगमा डॉक्टर शाइस्ता अहमद की आवाज में, और मेरा फेवरेट है। आप और हम मिलकर साथ ही एंजॉय करते हैं। वंदेला बनसाल जुदाई बहलाल वंदेला बनसाल जुदाई बहसास मलीने बहलाल वंदेला बनसाल जुदाई बहलाल वंदेला बहलाल वंदेला। बहलाल वंदेला बनसाल जुदाई बहलाल वंदेला बहलाल वंदेला।
बहलाल वंदेला گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. جی خواتین و حضرات, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. اور جیسا ہم نے آج آغاز میں ہی آپ کی ملاقات اپنے معزز مہمانان سے کرائی, اور غرض اوسی کہ یم تہ شر چھنا ون بسترن میں شنگ تھی تم تلوک تھی اور تم ہیو تھی ازک پروگرام, کیونکہ آج بہت سی باتیں ہم جاننے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں. بالخصوص ہمارے جو بچے ہیں جو تیاریاں کر رہے ہیں, جو ایسپیرنٹس ہیں, انہیں ایک نئی سیکھ ملے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 مہمان جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی الپل 20,000 پیٹ کینڈیڈیٹ سے اپیئر اس کورمت ایگزامس مز, لیکن ان میں سے کچھ ہی افراد کوالیفائی کر پائے اور کامیاب ہو پائے. آج ہمارے ساتھ دائیں جانب سائمہ احد موجود ہے جو کہ JS کوالیفائر ہیں, JKAS کوالیفائر ہیں, اور ہمارے بائیں جانب جو ہے ثاقب صاحب موجود ہیں. ان دونوں سے سلسلے گفتگو کو ہم شروع کریں گے. پہلے جانیں گے سائمہ جی سے. سائمہ جی, شروع سے شروع کریں گے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, بچپن کیسا رہا, بڑے کہاں ہوئے, پڑھائی کہاں ہوئی, تفصیلاً ہمیں بتائیے گا. جی پیدا تو میں گاندربل میں ہوئی تھی. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ینگورا کے نام سے, وہاں ہوئی. تو کچھ سال ہم وہیں تھے, تو لیکن پھر ہم نے شفٹ کیا HMT بیکاز ایجوکیشن کے لیے. تو پھر ایجوکیشن میں HMT میں ہی ایجوکیشن ہوئی, اسکولنگ ہوئی. پھر 10+2 بھی سری نگر سے ہی ہوا. اس کے بعد میں نے BTech کیا کشمیر یونیورسٹی سے. اوکے. BTech کے بعد میں نے MBA اسٹارٹ کیا کشمیر. BTech کے بعد MBA, جی مطلب کچھ بیٹھا نہیں پھر. ایکچولی M.Tech میں جانے کا نہیں تھا, اچھا, تو آئی وانٹیڈ ٹو لک فار سم تھنگ ایلس. اوکے. تو پھر مجھے MBA بیٹر لگا اس ٹائم M.Tech سے, کیونکہ تھوڑا ڈائیورسٹی کی طرف میں جانا چاہتی تھی. تو لیکن MBA کرتے ٹائم مجھے لگا کہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑا کہیں اور انرجی یوز کرنی چاہیے کسی پروڈکٹیو چیز میں, کیونکہ MBA کے بعد مجھے پھر سے سوچنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے, تو اس میں پھر سے کنفیوژن ہو جاتا. تو اس لیے پھر میرے بھائی نے سجیسٹ کیا کہ آپ سول سروسز کے لیے پڑھو, ایک بہت ہی اچھا کریئر آپشن ہے. اور سنس مجھے ڈائیورسٹی میں زیادہ انٹرسٹ تھا, اور یہ کریئر ایسا ہے جس میں کافی ڈائیورسٹی ہے, تو مجھے ہمیشہ انٹرسٹ رہے گا جاب میں, اور مجھے سرو کرنے کا بھی انٹرسٹ تھا. تو یہ جو جاب تھا سب کچھ پرووائڈ کر رہا تھا, تو اس لیے پھر میں نے اسی کے لیے پریپریشن سٹارٹ کی, اور میں نے MBA چھوڑ دیا, میں نے وہ کمپلیٹ نہیں کیا پھر. اچھا ٹھیک. جی اوکے. تو کتنے سال کی تیاری رہی آپ کی؟ پہلے تو 17-18 سے سوچا, لیکن کر نہیں رہی تھی ویسے. پھر 19 سے میں نے پھر اچھے سے پریپیئر کرنا سٹارٹ کیا 2019. اوکے, ماشاءاللہ. ان کی زندگی کے سفر کے بارے میں وستار سے جانیں گے, وہ سنیں گے سارا, لیکن بائیں جانب میں ہماری ایک اور دوست بیٹھے ہیں. ثاقب صاحب, کس طرح سے آپ کا بچپن گزرا, اور اس کے بعد سے جو تعلیم کا سلسلہ ہے کس طرح سے آگے بڑھا یہاں تک؟ ایکچولی ہم سوپور سے ہیں, انیشل سکولنگ سوپور سے ہوئی ہے. پھر اراؤنڈ 2000 ہم سری نگر آئے, تو پھر ریمیننگ سکولنگ یہاں سری نگر میں ہوئی, ووڈ لینڈ اسکول میں کچھ سال, پھر یہ برن ہال میں. پھر میں 11th-12th پھر 10th کے بعد نان میڈیکل لیا. اس میں پھر اب نان میڈیکل میں کنٹری میں بیسٹ IIT پریپریشن مانی جاتی ہے, تو وہی ڈیسائیڈ کیا. تو اس کے لیے کوٹا چلے گئے 2 سال, لیکن وہ وہاں پہ نہیں ہو پایا. تو بٹ اسٹل VIT جو ہے ویلور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ویلور, وہاں سے فائنلی پھر BTech ہوا.
اور بی ٹیک اراؤنڈ 2014 میں ہوا. اس کے بعد پھر جب لاسٹ ایئر تھا بی ٹیک کا تو میں نے سوچا ریگارڈنگ فیوچر کیا کیا جائے. بہت سارے آپشنز ایکسپلور کیے. جیسے کالج میں فرینڈس آدھے پرائیویٹ سیکٹر جاب میں چلے گئے, سم وانٹیڈ ٹو پرسیو ہائر ایجوکیشن, آدھے کنٹری سے باہر بھی گئے. تو میں نے بھی آپشنز ایویلویٹ کیے تو مجھے لگا اس میں سول سروس کا آپشن بیسٹ ہے. تو 2014 سے ہی میں نے اسٹارٹ کیا. پہلے میں نے ایکچولی یو پی ایس سی کے لیے ہی ٹرائی کیا ہوا ہے, تو میں تب سے ہی اس میں لگا ہوا ہوں. تو فائنلی کے بعد آپ نے کچھ اور سوچا تھا کہ کسی اور فیلڈ میں جائے یا کچھ کیا بھی اس کے بغیر ساتھ ساتھ میں یو پی ایس سی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نتھنگ, صرف یہی. اچھا, فوکس اسی چیز پہ, بس یہی چیز. اس چیز کے بارے میں پورا جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا جب میں نے تھوڑا سا پڑھا کل, میں نے دیکھا بھی, پتا چلا کہ آپ کی جو لگن ہے, کنسسٹنسی, وہ انسپریشن ہے, سننے کے لائق ہے. وہ لگن کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح سے کتنے اٹیمپٹس لگے اس میں پھر یہاں تک پہنچے؟ اٹیمپٹ تو لگے, کے ایس کا تو یہ تھرڈ اٹیمپٹ تھا, بٹ میں ایکچولی انیشلی آئی واز فوکسڈ فار یو پی ایس سی آئی اے ایس. تو میں نے بیچ میں کے ایس کا ایک ایگزام مینز بھی چھوڑ دیا. تو آئی واز ناٹ مطلب تو میں ایکچولی یو پی ایس سی کے لیے ہی ٹرائی کرا تھا. اس میں 6 اٹیمپٹس ہوتے ہیں, تو وہ تو سارے ایگزاسٹ ہو گئے. 2 بار انٹرویو تک بھی پہنچے بٹ اسٹل آئی کڈنٹ مینیج ٹو کوالیفائی. تو اب پھر فائنلی ابھی 2021 میں اس کا نوٹیفیکیشن نکلا تھا, تو پھر میں سوچا اب اسی پہ فوکس کرتے ہیں. تو پھر یہ کیس کا تھرڈ اٹیمپٹ. کیوں نہیں سوچا کہ اس طرح سے, جس طرح سے ہمارے کچھ نوجوان ہار مان جاتے ہیں کہ میرا یو پی ایس سی میں نہیں ہوا, میں تو انٹرویو تک بھی پہنچا, شاید میری قسمت میں نہیں لکھا, میرے 6 اٹیمپٹس ضائع ہو گئے. ضائع تو نہیں, اب یہ تو ایک ٹائم ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. اس یہی تو سننا ہے ہمیں آپ سے, یہی تو ہمارے دیکھنے والے سننا چاہتے ہیں. یہ اس پرسپیکٹو, یہ ایک بہت نیرو پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ ضائع ہو گئے. آل از ویل دیٹ اینڈس ویل. تو مطلب بی پازیٹیو. اور ثاقب صاحب, یہ خود میں یہ جو جرنی ہے نا, یہ آپ کو بہت چیزیں سکھاتی ہے. صبر سکھاتی ہے, آپ کی جو تعلیم ہوتی ہے ایک ڈسپلن سکھاتا ہے, اور جو تعلیم ہوتی ہے وہ آپ کو دنیا سے آشنا کراتی ہے. سائمہ جی, اس سے پہلے کوئی ایگزامز آپ نے دیے ہیں جیسے یو پی ایس سی وغیرہ کا یہ بتا رہے, آپ کا کوئی ایسا؟ میں نے کافی ایگزامز دیے تھے, جیسے بینک کا دیا تھا تو وہ بھی میرا کوالیفائی ہوا تھا. پھر میں نے یو پی ایس سی بھی 1-2 بار دیا, لیکن میرا زیادہ انٹرسٹ کشمیر میں ہی تھا. کشمیر کے کو سرو کرنا ہے, تو باہر جانے کا زیادہ نہیں سوچا تھا. اس کے بعد پھر میں نے ریسنٹلی وہ اکاؤنٹس اسسٹنٹ والا بھی کوالیفائی کیا تھا. تو ابھی میں کرنٹلی ورکنگ ہی ہوں کپوارہ میں. تو وہاں پہ میں اے سی پی آفس میں پوسٹڈ ہوں. گریٹ. تو سائڈ بائی سائڈ میں یہ اس کی پریپریشن بھی کنٹینیو کر رہی تھی. تو اب اس کا بھی الحمدللہ اچھا رزلٹ, ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ رہا. ہمیں بتائیے گا سبجیکٹس کیا رہے آپ کے؟ آپشنل. میرا آپشنل اینتھروپولوجی تھا. پہلے میں نے پبیٹ اسٹارٹ کیا تھا, تو میں نے وہ سارا پڑھا, بہت کتابیں پڑھی اس پہ, مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا وہ سبجیکٹ. لیکن اس کا جو ہے سکسیس ریٹ زیادہ نہیں تھا. لائک اگر آپ 100% پڑھتے ہو تو آپ کو مارکس 50% ملتے ہیں. تو پھر میرے ایک فرینڈ نے سجیسٹ کیا کہ آپ اینتھرو لو. اینتھرو میں 100% پڑھوں گی تو مجھے 100% مارکس ملیں گے. تو ایسے والا گیم تھا. تو پھر میں نے پچھلے والے میں نہیں ہوا تھا کوالیفائی, تو پھر میں نے اینتھرو لیا. تو اینتھرو میں ماشاءاللہ اچھا رزلٹ آیا. اوکے, گریٹ. یہاں پہ ایک سوال میں بیسکلی پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ ایگزام دیے, پھر آپ اس میں بھی آئے اکاؤنٹس اسسٹنٹ میں. جی, یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا, کس طریقے سے مینیج آپ نے کیا یہ سارا پات اکاؤنٹس اسسٹنٹ تے چلاون, ورک تے کریں, کپوارہ ڈیوٹی تے گژھن گاندربل پہ, اینڈ پلس پت پریپریشن کنٹینیو کریں؟ میرا تھوڑا انہیرنٹ نیچر ہے, میں بزی رہنے میں, مطلب میں آئیڈل نہیں بیٹھ سکتی ہوں. تو یہ شروع سے ہی تھا. لائک میں جب بی ٹیک کرتی تھی تو تب بھی میں ایسے نہیں تھا کہ میں 10 بجے جاتی. میں پہلے صبح ڈبیٹ کلب جاتی تھی 8 بجے. ڈبیٹ کلب کے بعد میں جاتی تھی ڈپارٹمنٹ کے بعد میں انوویشن لیب جاتی تھی رات کے 8 تک. پھر مجھے لگتا تھا کہ اوکے ٹوڈے واز سکسیسفل ڈے. ایسے میں 4 بجے کے بعد ہی گھر جاؤ, ویسا میرا تھا نہیں, کبھی بھی نہیں. پھر جب میں نے اس کی بھی پریپریشن سٹارٹ کی تو میں باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی. ابھی بھی میں جاب بھی کرتی تھی, پھر یہ بھی پڑھتی تھی, اور میں پڑھاتی بھی تھی آن لائن یو پی ایس سی ایسپائرنٹس کو, ابھی بھی پڑھاتی ہوں. تو اس طرح سے میرے کو اچھا لگتا ہے. ادروائز وہ تھوڑا ڈپریشن میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, تو اس سے دور رہتا ہے انسان. کیا بات ہے. دیکھیں یہ مطلب یہ چیز جو مینجمنٹ ہے, ٹائم مینجمنٹ, آپ جو آپ نے بات کی کہ آئیڈل نہیں رہنا, آئیڈل مینس
mind is Devil's Workshop. हम तफसीलन अशफाक बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें थी ना जो मैंने स्टार्ट करनी थी वो कहीं रह गई। पहले बताइएगा ये जो पहला घंटा था ना जब रिजल्ट सुना, सो गवर्नमेंट घंटे क्यों थो, किसने पहले ये खबर आप तक पहुंचाई? केमिस को रोते सार्वी खुद गॉड नालमोत केमिस को रो सार्वी खुद गॉड फोन तफसीलन वेंता, क्योंकि रिजल्ट भी रात को आया था। माहौल एक्चुअली शाम से ही जो 19 शाम से थोड़ा एक वो हुआ था कि शायद रिजल्ट आएगा, तो एक्सपेक्टेशन थी, एंजाइटी भी थी थोड़ी बहुत, बट आहिस्ता से 12 बज गए तो हमें लगा नहीं शायद ये अफवाही है, अब तो इतनी रात को तो नहीं आएगा, अब जिस तरह से वो रिजल्ट से पहले वो गर्मा गर्मी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगा सो जाते हैं, अब ज्यादा वेट करने का फायदा नहीं, तो ऑलमोस्ट सोने की प्रिपरेशन चल रही थी, तो डैडी को फोन आया कहीं से कि ऐसे रिजल्ट आया हुआ है और ऐसे रैंक आई हुई है, तो अच्छा उन्होंने चेक भी किया था आपका? फिर लेकिन जल्दी वो फिर व्हाट्सएप पे पीडीएफ आ जाते हैं फ्रेंड्स से, तो उससे फिर जल्दी वो हो गया था, तो उससे फिर खुशी तो हुई सबसे पहले, तो मम्मा ने हक किया। रात को घर में कैसा माहौल बना? रात को कोई फिर सो पाया? नहीं, एक्चुअली वो तो हुआ कि नींद नहीं आई, बट लेकिन हाँ 1-2 घंटे के बाद फिर इट संक इन एंड नॉर्मल हो गए, फिर अपने वो सो गए हम। बट हाँ वो जो 1-8 घंटा था इट वाज थोड़ा सरियल था, तो शुक्र अल्लाह का, इतना लंबा सफर रहा तो इट एंडेड वेल, तो इट वाज माशाल्लाह, बहुत खूब। साइमा जी, घर में कुछ ऐसा रुझान, घर में कोई और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, या फिर घर वालों का सपोर्ट, आपने भाई जान का जिक्र किया, लेकिन उनके बगैर कोई ऐसे जो आपको मोटिवेट करते रहे? ऐसे तो फैमिली दूर तक कोई नहीं था, लेकिन सिंस हम देखते हैं जैसे जब शाह फैसल सर ने क्वालिफाई किया था तो काफी मोटिवेशन आई थी जम्मू कश्मीर के यूथ में। सिमिलरली फिर शाहिद सर थे, सारिश मैम थी, तो उनको देख के लगता था कि हम भी ऐसा ही कुछ करते अपनी स्टेट के लिए, तो फिर वैसे ही मतलब सोचा और वैसे ही फिर एग्जीक्यूट भी किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, घर में क्या माहौल है? घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी डैडी हैं, 2 भाई हैं और एक छोटी बहन है। भाई आपसे बड़े छोटे? दोनों भाई बड़े हैं। और क्योंकि एक ट्रेंड रहता है ना, फिर बड़े ने क्वालिफाई किया तो छोटे भी पीछे पीछे चल दिए। जी नहीं, इन्होंने तो लास्ट वाले ने क्वालिफाई किया। तभी मैंने पूछा था ऐसा। चले ठीक है, इस पे तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना पड़ेगा, और नाज़रीन किराम एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं। वक्फे के उस पार आप तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचानी है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गट मजन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहज आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाजरीन, आपका फिर से एक और बार इस्तकबाल गुड मॉर्निंग JNK के इस ताज़ा तरीन शुमारे में। फिलहाल वक्फे के उस पार हमारी गुफ्तगू चल रही थी, बातचीत चल रही थी हमारे मेहमानों के साथ। आप लोगों को याद दिलाते चलें कि हमारे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, मेरी दाएं जानिब बैठी है साइमा अहद जो कि JKAS क्वालिफायर है, और मेरे बाएं जानिब बैठे हैं साकिब रशीद साहब, ये भी JKAS क्वालिफायर है। इनसे जो सिलसिला गुफ्तगू है वो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाते हैं। मेरे हाथ में एक उर्दू मकामी रोजनामा है, शुरुआत इसी से करते हैं। JK इम्पा में फैकल्टी मेंबरान की मुबैना गैर कानूनी तकर्रियां, तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील, 1 माह के अंदर रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत। जी नाज़िमा। जी, मेरे पास उर्दू अखबार है। 26 जनवरी के हवाले से ये खबर सामने आई है। बताया गया है कि 26 जनवरी के लिए तैयारियों और इंतजामात का लिया गया जायजा, सभी महकमों को लाजमी इंतजामात मुकम्मल करने की दी गई हिदायत।
जी मेरे हाथ में एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक मैसेज है जो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर आई है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन हिज मैसेज ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हैज अर्ज्ड एवरीवन to step forward and help in empowering the girl child in every possible way. जी नाज़िम. जी मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा है, इसे ये खबर सुनिएगा. बताया गया है 1444 हिजरी के आगाज से लेकर अब तक बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद हराम में तकरीबन 10 करोड़ आज़मीन की आमद, रवा साल रजाकारों की तादाद में भी इजाफा. बहुत खुशाइंद बात. और एक दिलदोज़ खबर भी आप तक पहुंचाते चले. नूरबाग श्रीनगर में सुबह सवेरे आग की वारदात में 2 मकान खाकिस्तर. जी मेरे हाथ में एक उर्दू मकामी रोजनामा है, चूंकि मौसम खराब है और मौसम के हवाले से ही एक और जो ज़रूरी खबर है वो पहुंचानी है. 6 अजला में बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग. 29 जनवरी तक 2 बार दरमियाना दर्जे के बर्फानी तूदे व 12 के इम्कान. साधना टॉप पर फंसी 2 अफराद की लाशें बर्फबारी में टंगडार पहुंचा दी गई. जी हमारे पास एक अच्छी खबर आई है और ये खबर है कि ये खबर वुलर से आई है. बताया गया है लॉन्ग टेल्ड डक साइटेड इन कश्मीर आफ्टर 84 ईयर्स. एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में वी द पीपल अनवान के तहत इसमें एक खबर शाया हुई है. फ्रूट्स हैव मल्टीपल बेनिफिट्स एंड डायरेक्ट बेयरिंग अपॉन ह्यूमन हेल्थ, सो नीड टू बी अवेलेबल एट एफोर्डेबल प्राइसेस इन JNK. जी नाज़िम. जी और फ्रूट्स खाने चाहिए बिल्कुल. विंटर्स में फ्रूट्स आप जितने कंज्यूम करेंगे बहुत बेहतर रहेगा आपकी सेहत के लिए. और आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर अटल डोलो रिव्यूज स्टेटस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर खरीफ 2023. हमारे साथ आज 2 मेहमान जुड़े हुए हैं. हम कह सकते हैं कि 2 चमकते हुए तारे जुड़े हुए हैं. रैंक 26 हासिल करने वाली साइमा अहद दाएं जाने मौजूद है. JKAS इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया. और हमारे बाएं जानिब 10वीं रैंक हासिल करने वाले साकिब रशीद साहब मौजूद हैं. आप दोनों से हम बातचीत का सिलसिला जो है फिर से शुरू करेंगे. हमें बताइएगा अक ख्याल जो आसान कि ये सोच कि मैंने अब केस के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए अब प्रिपेयर करना है. हम लोग जो है जिस तरह से अभी आप फरमा रहे थे कि फिर डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं. हम खुद को बंद कर लेते हैं एक कमरे में, सुबह से शाम तक हमने बस पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई. ये कहाँ तक सही है? आपका क्या मामूल रहा? कितने घंटे पढ़ाई की? क्या स्केड्यूल रहा? या फिर आपका ऐसा है कि कोई टाइम टेबल नहीं होता फिक्स्ड, जैसा आप पढ़ रहे हो बस पढ़ने दो फिर देखते हैं कितना कंप्लीट होता है? नहीं, मैं मतलब जब भी पढ़ती थी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ती थी. जैसे टाइम टेबल में मैंने 2 घंटे इसके लिए फिक्स किए होते थे. सपोज किसी सब्जेक्ट के लिए पॉलिटी, 2 घंटे इकोनॉमी के लिए, 1 घंटा सपोज CSAT के लिए, फिर 2 घंटे इसके लिए ऑप्शनल के लिए. इस तरह से मैं सुबह से लेके डिनर के मतलब 12-1 बज जाते थे. तब तक ऑल द टाइम पढ़ना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है. बट आप तो मतलब जॉब में भी थे, तो कैसे ये जॉब मेरा पिछले साल से हो गया. तो प्रिपरेशन तो उससे पहले से थी. तो ऑलरेडी सारा पढ़ा हुआ था. तो जॉब के टाइम से रिविजन करना था और करंट अफेयर्स तो करना पड़ता है डेली बेसिस पे. वो मैनेज कर पा रही थी मैं, क्योंकि काफी पढ़ा हुआ था ऑलरेडी. सिंस सुबह से शाम पढ़ते ही रहते थे. तो फिर उतना मुश्किल नहीं लगा. बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट वाला फेज मैं ऑलरेडी पार कर चुकी थी. जस्ट रिविजन्स जॉब के टाइम ऐसे ही ऑफिस में बैठो रिवाइज करते रहो, तो वैसे ही चलता रहा. बहुत मेरे जहन में एक बेसिक सवाल है बेसिकली. ये जो आपने बात की कि पढ़ाई का मतलब सुबह से शाम पढ़ना, चूंकि हमारे कुछ नाजरीन भी जो लिखते हैं यूट्यूब पर पूछ रहे हैं अभी कमेंट्स में कि कितने आवर से पढ़ते हैं. लेकिन मैं थोड़ा साकिब भाई पहले आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ. मैं समझूं मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि मैं KAS के लिए जाऊँ या IAS के लिए जाऊँ. क्या प्रोसीजर है बेसिक से? किस तरह से एग्जाम होते हैं? क्या क्या स्टेप्स होते हैं? फिर कहाँ तक इस पे पहुँचना पड़ता है और कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? ये जो ये चाहे KS हो या IAS हो, ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन होता है. जी बिल्कुल. सबसे पहले इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है. वो मल्टीपल चॉइस होता है. मतलब आपको टिक देने होते हैं. मल्टीपल चॉइस होता है. 2 पेपर होते हैं. एक जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं. जी बिल्कुल. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब पूछा जाता है. दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT जिसको बोलते हैं. उसमें वो लॉजिकल रीजनिंग ये सब इसमें
آپ کی مینٹل ایبلٹی چیک کی جاتی ہے. جہاں تک میری نالج میں وہ پہلے مینڈیٹری نہیں تھا اور پھر کچھ سال پہلے وہ ایکچولی UPSC میں 2013 میں فارمیٹ چینج ہوا تو انہوں نے وہ مینڈیٹری کر دیا. تو اس میں وہ ایکچولی کوالیفائنگ نیچر کا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ 33% مارکس آنی چاہیے. 33% مارکس آنی چاہیے ورنہ پریلیمز آپ کا نہیں نکلے گا. اس سے کم ہوگا تو پریلیمز میں آپ نہیں نکل پائیں گے. تو ایک بار جب پریلیمز ہوتا ہے پھر اس میں آتا ہے مینز. مینز ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ٹائپ. اس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے جیسے آپ مطلب اسکول میں آنسر لکھتے ہیں ویسے اس میں ڈسکرپٹیو. ہاں اس میں بہت سارے ڈفرینٹ پیپرز ہوتے ہیں. ایک پیپر الگ سے ایسے کا بھی ہوتا ہے. پھر ایسے 4 پیپر ہوتے ہیں جنرل اسٹڈیز کے. جیسے پیپر 1 ہو گیا, اس میں ہسٹری اور سوشل ایشوز کا زیادہ, یہ جیوگرافی یہ سب رہتا ہے. پیپر 2 رہتا ہے اس میں ہمارا جیسے پالیٹی, کانسٹیٹیوشن, انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سب رہتا ہے. پیپر 3 آتا ہے اس میں اکنامکس رہتا ہے یہ سب. اور پیپر 3 اب اس میں وہ ایتھکس ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ویلیوز وہ سب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور اس میں اور ایک پیپر ہوتا ہے آپشنل جو ہمیں سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ جو باقی پیپر ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو این آپشن ان دیم. جو یہ آپشن ہوتا ہے یہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ کون سا چوز کریں گے. بچے اپنے مطلب انٹرسٹ کی وجہ سے اپنے انٹرسٹ اور ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے چوز کرتے ہیں. میں نے اینتھروپولوجی چوز کیا تھا تو اس کے 2 پیپر ہوتے ہیں, پیپر A اور پیپر B. اب یہ ہوتا ہے مینز ایگزامینیشن. یہ 7-8 دن 10 دن چلتا ہے. یہ کوالیفائی ہوا تو اس کے بعد ہوتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ یا انٹرویو جس کو ہم بولتے ہیں. اس میں بورڈ ممبرز ہوتے ہیں جو PSC کے ممبرز ہوتے ہیں. وہ آپ سے ایک ایسی انٹریکشن ہوتا ہے, تھوڑا سا فارمل ہوتا ہے, اتنا بھی نہیں ہوتا بٹ تھوڑا سا فارمل ہی ہوتا ہے. آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کا اویئرنیس چیک کرتے ہیں ریگارڈنگ دا سوسائٹی, ریگارڈنگ کرنٹ ایشوز جو چل رہے ہیں تو اس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. بس یہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے. اور جو ہمارا UPSC اور JKPSC اس میں کوئی فرق اس میں پیٹرن اب تو نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا کیونکہ PSC جو ہے پہلے UPSC کا پرانا فارمیٹ فالو کرتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا صرف جنرل اسٹڈیز کے 2 پیپر ہوتے تھے اور 2 سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے تھے. بٹ اب PSC نے بھی یہ پچھلے آئی تھنک 2019 میں یہ چینج کر دیا تو اب سیم ہوتا ہے. اب دیر از نو ڈفرنس بٹوین دا 2. جی ایک سوال ہے میرے ذہن میں, آئی ایم ناٹ شیور اس کا جواب ہم لے پائیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے گڈ مارننگ کچھ اور بھی پیش کرنا ہوتا ہے. گڈ مارننگ میں ہم نے ایجوکیشن کا سیگمنٹ بھی ہے, لیکن یہ سوال میں پوچھوں گی اور سوال آپ کے پاس محفوظ رہے گا. سوال یہ ہے کہ بچے اکثر ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے اسٹارٹ کی پریپریشنز, ہم پریلیمز تک ہی محدود رہتے ہیں. ہم پہلے فوکس کریں گے پریلیمز, اس کے بعد پھر کچھ مہینے بچتے ہیں, اگر پریلیمز ہوا تب جا کے پھر مینز کے لیے ہم تیاری کریں گے. اس میں جو ہے آنسر رائٹنگ کا بڑا معاملہ رہتا ہے جو کہ بہت سے لوگ اس میں پھر کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں. تو یہ پریپریشنز جو ہے یا پھر انٹرویو کے لیے یہ چھا ترشوے چیز آسان اکوٹے کریں کہ نہ اس آسان سٹیج بائی سٹیج پکن. یہ جو آپ نے بولا ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بولا کیونکہ انیشلی میں بھی یہی سوچا تھا پہلے کم سے کم میں نے پریلیمز پتہ وچھا مینس کیا اس کے سلیبس. انسان ایکچولی اتنا مطلب مے بی پیپل لائک می اتنے ہوپ فل نہیں ہوتے شاید یہ نکلے گا بھی کہ ایگزام کی نہیں, سیئنگ دا ٹفنس آف دا ایگزام, سیئنگ دا کمپٹیٹیو نیچر آف دا ایگزام. تو میں نے بھی انیشیل 1-2 سال ایسے ہی میں نے کہا چلو وہ نہیں ہو گئے میرا پریلیمز پتہ وچھا, بٹ یہ غلط اسٹریٹجی ہے. سٹارٹ سے ہی آپ کو انٹیگریٹڈ اسٹڈی کرنی چاہیے, مینز کے لیے پڑھنا چاہیے اور پریلیمز کے لیے سے پریلیمز سے 2-3 مہینے پہلے اس وقت آپ انٹائرلی فوکس کرنے چاہیے. اور آنسر رائٹنگ کا آپ نے اٹھایا, آنسر رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہے کہ بہت لوگوں کو لگتا ہے دس ایگزام از اباؤٹ ایکومولیشن آف نالج. اٹ از ناٹ. تھوڑی بہت بیسک نالج تو ہے, اس کے بغیر یو کی ناٹ ڈو, بٹ مور دین ایکومولیشن آف نالج اٹ از اباؤٹ ایپلیکیشن آف نالج. تو آنسر رائٹنگ سے آپ وہ ایپلیکیشن آف نالج سیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے. ان سے تو اس سلسلے گفتگو بالکل جاری رکھیں گے, لیکن پہلے سیکشن لے لیں. جی ضرور, اگر ہمیں اجازت ملے اوپر سے. بالکل بالکل, طارق صاحب ابھی ریڈی ہے. بالکل طارق صاحب ریڈی ہے. ایجوکیشن کے لیے ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب بالکل تیار ہیں. آئیے ساتھ مل کے سماعت کریں. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. آج ہم بات کریں گے, ہم کہتے ہیں کہ بولڈ ہونا چاہیے, بٹ وہ بولڈ کے متعلق ہم بتائیں گے. واٹ از بولڈ؟ BOLD. بولڈ مطلب BOLD آپ دیکھ لیجئے گا. بولڈ کا مطلب ہے BOLD. B means banish negative thinking. O means open your mind to God's plan. L means look for the ways to come back, and D means daily take steps in that direction.
आप देख लीजिएगा, हमने जितनी नेगेटिविटी आ रही है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, हमें फबीआई रब्बिकुमा तुकज़िबान, ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए जो चीजें मेरे पास हैं। ऐसा देख लीजिएगा आप, इसको निक को देखिए, जिसके पास जब पैदा हुआ था न तो बाजू थी न तो टांगे थी। ये कह रहा था दुनिया मुझसे नफरत करती थी, मैं खुदकशी पे आया था, सब कहते थे तुम फेलियर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बाजू नहीं है, हाथ में। मैं कहता था आगे जाके मैं क्या करूंगा, मैं बहुत परेशान था। लेकिन मुझे लगा कि किसी ने, कोई, जिस तरीके से हम कहेंगे कि मुर्शिद हो, टीचर हो, करवाल, उन्होंने कहा नहीं बेटा, उन चीजों पे मत देखो आप जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम देखो रब ने तुम्हें क्या क्या दिया है, तुम्हें सोचने की सलाहियत दी है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी जबान है, तुम तो देख सकते हो। लाखों करोड़ों लोग हैं जो नाबीना है, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते। तुम ऐसी चीजें उन पे फोकस करो जो तुम्हारे पास है, उस पे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, उन चीजों पे देखो। अगर उन पे देखोगे तो सेटिस्फाई हो जाओगे। बोल रहे नेगेटिव थिंकिंग मत सोचे मेरे पास क्या नहीं है। देखिए हर किसी में कमियां होती हैं और हर किसी में कुछ खूबियां होती हैं। अपनी खूबियों को देखिएगा, आप में हर किसी में है। और पेरेंट्स को, टीचर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, अब देखिए हीरोइन जो है वहां पे हॉलीवुड की, उनके साथ इनकी शादी हुई है, इनके बच्चे आप देख रहे हैं, ये खुश है। ये कह रहा है कि जिस दिन से मैंने वो नेगेटिव थिंकिंग सारी चीजें छोड़ दी, मैंने ये सोचना शुरू किया कि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर कितना कर्म किया हुआ है, मेरे पास क्या क्या है। तो मैं वो कहता हूं कि अगर उन चीजों पे हम ध्यान दें कि मेरे पास क्या, हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत मस्त है। अगर छोटा ज्यादा बच्चा है तो उसको बोलिए, और सच बात बोलिएगा, बेटे तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए कि कुछ तो है, कितनी आंखें सुंदर है, तुम कितना अच्छी तरीके से बात करते हो, तुम्हारे इखलाक कितने अच्छे हैं, तुम कितने ओबीडियंट हो बेटा। तो ये चीजें जब हम बताएंगे तो उनकी क्वालिटीज, जो सच में उनकी क्वालिटीज है, वो और निखरेंगी। देखिए कमजोरियां हर किसी के पास होती हैं लाइफ में, लेकिन वी शुड नो आवर वीकनेसेस, बट वी शुड फोकस ऑन दियर स्ट्रेंथ। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, अगर उस स्ट्रेंथ को, जैसे आपने इसके निक का देखा है, ये इस वक्त मैंने ये कहा कि जिंदगी ठीक है, इसके पास बाजू नहीं है, इसके पास ये नहीं है, ये कहता है फिर तो मैं खुदकशी पे निकला था। मगर करोड़ों लोग, आप भी देखिए, हर बच्चे को हम बता सकते हैं बेटा जो जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे ये हैं, तुम्हारा घर है। कईयों के पास, मेरे पास जूता फटा हुआ, कईयों के पास तो पैर नहीं है, रब का शुक्र करते रहें। इस तरीके से सिखाया जाता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, थ्रू वर्कशॉप, स्कूल में। देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट जब चाहिए हमें 21वीं सदी में, वो मस्ट है। उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज एंट्री पास, लेकिन बाकी चीजें भी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमें सिखानी है और ये सिखाई जा सकती हैं स्कूल में। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। जी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला वारिया खूबसूरत चीज़ों से इतना वज़मत बिलखुसूस जैसे कशीर यत कशीर वारियन लुकन हुंद दुआ खैर तम कशीर बड़न सूफी बुजुर्गन, ऋषि बुजुर्गन हुंद दुत तुंद जायुन यत कशीर मज अख कलामस पम याद कलाम न्याम सब या गछ त्रामस सोन बनन नत गो न्यामो नोन वन। तो ये त्रामस कित कन बन सोन, अत मज कचा मेहनत लगान, कचा ख्वारी लगान, या फिर कूता पेवान बोजुन इंसान, सह जानन तमें ये सफर पार करान तम पत कामयाब गसान। अस ज दोस्त मौजूद ये स्टूडियोस मज। दाएं जानिब जो है साइमा अहद जी मौजूद हैं। रिसेंटली इन्होंने KS क्वालिफाई किया है और 26वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। बाएं जानिब जो है साकिब साहब मौजूद है। साकिब रशीद साहब ने भी JKS क्वालिफाई किया है और 10वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। तो हम इन दोनों से बात करेंगे। साइमा जी, हमें चूंकि हम बात कर रहे हैं अभी आंसर राइटिंग की ही, तो आंसर राइटिंग में बड़ा ये रहता है क्योंकि कुछ ऐसे इम्तहानात हैं जहाँ पे आपने बहुत तफसील से लिखना है, कुछ ऐसे इम्तहानात है जहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखना है कि जितना आपको पता है बस उतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है कि पेपर में डाल दें। तो ये किस नौइयत का है, कैसे, क्या टिप्स देंगे आप हमारे नाज़रीन को? आंसर राइटिंग तो प्रीलिम से पहले ही स्टार्ट करनी होती है क्योंकि आपका ऑप्शनल भी प्री से पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्री करोगे फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे। आप पहले ही मेंस के लिए प्रिपेयर होने चाहिए तब आप प्री के लिए जाइए। अदरवाइज कोई फन नहीं है क्योंकि मेंस तो फिर होना नहीं है। तो इसलिए
पहले ही करनी है। और प्री के बाद तो ज्यादा डिसिप्लिन आंसर राइटिंग करनी है, सीरियस वाली। पर डे लिखने हैं आंसर्स और रेगुलरली टेस्ट भी अटेंड करने हैं। और मैं पर्सनली हर संडे 2 एसेज भी लिखती थी, क्योंकि ऐसे अलग से एक पेपर होता है और 2 होते हैं, तो मैं उसी टाइम फ्रेम में वो लिख लेती थी दोनों। तो इस तरह से वो बनाना पड़ता है एक स्केड्यूल जो आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, विदाउट एनी डिविएशन नहीं आनी चाहिए उसमें। तो फिर और आंसर राइटिंग में क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स पूछे हैं, तो कुछ बच्चे का जब आंसर इवैल्यूएट करते हैं हम, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि इसने शायद एड्रेस नहीं किया है, काफी वो हौच पौच आंसर लिखा होता है। तो आंसर राइटिंग में इसका ख्याल रखना होता है कि जिस तरह से क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हैं उन्हीं पार्ट्स को एड्रेस करो, अलग अलग से हेडिंग्स डालो, तो एग्जामिनर को ऑन द फेस ऑफ इट पता चले कि इसने सारे पार्ट्स एड्रेस किए हैं। तो अगर वो फिर नहीं भी पढ़े, लेकिन उसको वो इम्प्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने एड्रेस किया है। तो वो काफी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने देखा है बच्चों में लैग करता है। बहुत खूब। बच्चे के जहन में एक एस्पिरेंट के जहन में है कि चलो जी मैंने मटेरियल सारा कलेक्ट किया, मैं लाग बुगड़ एनसीईआरटी पढ़ूं, तंपत पर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ऐसा है कि सब कुछ तैयारियां हो गई, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से करें? एनसीईआरटी पढ़ें, ऑप्शनल पहले सिलेक्ट करें, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, ये बताएं। एक्चुअली सबसे पहले तो सिलेबस देखना है। पहले आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, सारी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, जिस जीएस में कितने सब्जेक्ट्स है बच्चों को पता ही नहीं होती है। पहले उससे आप पूरा कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप ऑप्शनल चूज कीजिए। दोनों के सिलेबस रहते हैं ऑलरेडी हमारे पास, वो करना है। और ऑप्शनल वही होना चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें, दूसरा वो स्कोरिंग होना चाहिए। और कोई ऐसा ऑप्शनल लिया जिसमें सिलेक्शन के कम चांसेस है, तो फिर वो वहाँ पे गलत डिसीजन होगा। तो वो उसका ख्याल रखना है। सही। उसके बाद आप मेंस का सिलेबस देखिए, क्योंकि मेंस का अलग से सिलेबस रहता है, अलग से काफी डिफिकल्ट है। मतलब GS1 के कितने सब, पहले तो बच्चों को वो याद नहीं होता है GS1 में सब्जेक्ट है कि GS2 में है। तो GS1 का पूरा वो फ्रेम होना चाहिए दिमाग में, इसमें कौन कौन आता है, GS2 में कौन कौन आता है। सिलेबस तो क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ रहे हो आपको पता हो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो कहाँ पे आता है। तो ये बच्चों को पता नहीं होती है किस में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 1 में आता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला वो है। दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, ताकि आपको पता चले आप टारगेटेड स्टडी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि पॉलिटी में कितना आता है, मतलब उसका कोई है नहीं, सही लिमिट ही नहीं है। तो जब प्रीवियस ईयर हम देखते हैं कि किन किन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हम उन्हीं पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन फिर से बनता है। अब एक फॉर्म में नहीं दूसरे फॉर्म में बनेगा। तो ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स यही आपको गाइड करेंगे, और कोई है नहीं इसका मंत्र, यही एक मंत्र है। उसके बाद आपको फिर देखना है आप किस बुक को ज्यादा समझ पा रहे हो। कोई किसी, जैसे किसी को सपोज इकोनॉमी है, कोई मृणाल सर के नोट्स पढ़ता है, कोई विवेक सिंह के पढ़ता है, कोई किसी और के पढ़ता है। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपको जो लगता है कि आपको समझ आ रहा है वही चूज करो, किसी का सुनने की जरूरत नहीं, आप अपना खुद एनालाइज करो और चूज करो। लेकिन कुछ का है, जैसे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है तो वो लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, कुछ इधर उधर नहीं करना है। बस एक किताब है उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो, कवर टू कवर। अच्छा, ये सोर्स का भी ये मेरे जहन में ज़मनन ये बात आई, चूंकि आपने इसका जिक्र किया। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत की आपने बात की, हम लोग जो है लक्ष्मीकांत की एक तो सिर्फ लक्ष्मीकांत पे ही नहीं हम रहते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम थिंकर्स भी साइड में रखेंगे प्रसाद की, दूसरे साइड से लक्ष्मीकांत भी खोल के बैठेंगे, दूसरी साइड से किसी और चीज को भी। तो ये वारिया किताब है ना, हम लोग कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो क्या करना है, बहुत सी किताबें लानी है, बहुत सारे सोर्सेज से मटेरियल जो है हमने जमा करना है, कि एक ही किताब पे या कुछ कम रखना है हमने। देखिए जो ऑप्शनल है उसमें तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे सोर्सेज मंगाए थे, तो मैंने काफी टाइम दिया उसमें। फिर मैंने सिलेबस लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए। उसके बाद मैंने हर सोर्स में देखा, क्योंकि आपको एक ही बुक में सारी चीजें नहीं मिलेंगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में नहीं मिलती हैं। और अगर मिली भी वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्वालिटी टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने सारे मटेरियल्स मंगवाए, फिर मैंने चैप्टर टू चैप्टर देखा कि किस वाली बुक में किस वाले मटेरियल में अच्छा दिया है। तो फिर मैंने वो फिक्स किया कि ये चैप्टर मैं इस बुक से करूंगी, ये चैप्टर इवन क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी मैंने चेक किया कि ये वाला क्वेश्चन किस पे ज्यादा अच्छा लिखा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो पेजेस फाड़ दिए हाथ किताब से, उनको स्टेपल किया, एक कंसोलिडेटेड मटेरियल बनाया। फिर उस मटेरियल को 2-3 बार पढ़ा और फिर
उस मटेरियल से अपने नोट्स बनाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। बहुत तो बार बार वो उन्हीं किताबों पे जाने की जरूरत नहीं है, एक बार फिक्स करो फिर उसी को पढ़ो। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत अच्छी आपने जो बातें उम्दा बात इसमें उम्दा बातों का आपने जिक्र किया। मैं आप पे आना चाहूँगा साकिब साहब, बह वन अथ जाए अख सवाल चूँकि तुम पाने वोनू कि कैंसन अटेम्प्टन मज गो कहें तो मगर कंसिस्टेंसी तुम हो सह लगन तुम रूदू पन्निस टारगेटस पे फोकस। कह बच्चे सन तम यम जन वनकस चाहे तुम UPSC मज चाहे तुम PSC मज प्रिपरेशन वनकस करान पे तिमन बासान कि मैं बस गोस न अत मज कहें तुम कित पे करो स्ट्रेटजी यूज कत बासो तुम कि मे यह वीक पॉइंट ये पे फोकस कर तो अत गस मैं क्वालिफाई। ये तो कहना इजी होता है, पता चलता नहीं है इंसान को मैं कहाँ वीक होता हूँ। वीक तभी पता चलता है जब फेलियर होता है, जब आप सक्सीड नहीं होता तब आप पॉन्डर करते हैं कि हाँ मैं गलत था। तो आई थिंक ये तो बट हाँ इसके अलावा कि आप अब इतना हर टाइम ना लगे, आप अपने जो प्रिपरेशन आपका एक ग्रुप बनाए, बी फ्रैंक विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लोज फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि अच्छा मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, ताकि आपको कांस्टेंट चेक मिलता रहे। क्योंकि वरना अगर आप आइसोलेट आप अपने में ही रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गलत जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। जिनने क्वालिफाई किया उनसे राब्ता रखें कंटिन्यू। ऑनलाइन इतनी ये मिलती है आजकल उससे भी, तो हाँ एक ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहिए कि मतलब आई शुड कॉन्स्टेंटली चेक कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आंसर लिख रहे हैं किसी से चेक करवाएं, टेस्ट दे रहे हैं वो चेक करवाएं, देखें अपना स्कोर इवेल्युएट करें। तो आई थिंक एक एटीट्यूड ऐसे बनाना चाहिए ताकि आप में एक सेल्फ चेक करें, चेक करवाएं। लेकिन करवाएं किससे, ये सवाल जो है इसमें दो सवाल छुपे हुए हैं, आप दोनों अपनी राय रख सकते हैं। हमें एक मेंटोर की जरूरत होती है। बहुत से ऐसे अफराद हैं कि कोचिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत से अफराद कहते हैं नहीं सेल्फ स्टडी काफी है, या फिर टेक्नोलॉजी का आज दौर है, ऑनलाइन हम कोर्सेज लेते हैं, हम फी जमा करते हैं, फिर वो मटीरियल वगैरह बेचते हैं, खुद पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या ख्यालात है आप दोनों के इस पर? नहीं, इम्पोर्टेंट तो सेल्फ स्टडी है। कोचिंग तो इट कैन हेल्प थोड़ा सा, मैंने भी 1 साल ली हुई है कोचिंग, बट इट इज एट द एंड तो सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से ही आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा टू फाइंड क्या है क्या नहीं है। तो सेल्फ स्टडी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कोचिंग। कैन थोड़ा वो गाइडिंग लाइट बन सकती है, बट इट विल नॉट हेल्प यू टू रीच द टारगेट। तो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात। टेक्नोलॉजी का क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं? यही सवाल कंटिन्यू करेंगे। काफी ज्यादा रोल है टेक्नोलॉजी का। जैसे कि सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं था, तब कुछ सर्च करते थे कुछ मिलता नहीं था। अच्छा। लेकिन अभी जब मैं सर्च करती हूँ तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आ जाते हैं अलग अलग से, उनका मटेरियल कंटेंट अलग अलग से दिया है। तो आज मुझे लगता है ज्यादा इजी है प्रिपेयर करना। तो कोई भी टॉपिक कोचिंग की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप जैसे बोले थे आंसर कहाँ से चेक कराएं, उसके लिए होते हैं टेस्ट सीरीज आती है, अच्छे खासे मेंटोर्स होते हैं वहाँ पे, वो आपको अच्छा डिटेल एनालिसिस देते हैं हर क्वेश्चन का, क्या करना है क्या नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने भी एक जो सिलेक्टेड कोचिंग जाती थी या मतलब कोचिंग ली थी? कोचिंग जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने डिसाइड किया तब कुछ पता नहीं थी और इतना अवेयरनेस नहीं था, और कोई था भी नहीं मेरी नजर में जिसने किया था। तो फिर मैं 1-2 कोचिंग सेंटर्स में गई, वहाँ देखा थोड़ा कैसा क्या है, और वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पढ़ाते थे, तो थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा हिंट मिली तो ये कैसा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ना खुद ही है, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो फिर मैंने फुल फ्लेजेडली खुद से पढ़ा और खुद सोर्सेज वगैरह चूज किए, कोई गाइड वाइड था नहीं। तो थोड़ा ज्यादा एनालिसिस किया तो फिर सही रास्ता दिखा। तो और टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, तो टेक्नोलॉजी इंडिस्पेंसेबल है प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेपल कर दो ये करो, तो अब आजकल हर बच्चे के पास आईपैड रहता ही है यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, मतलब वो हो गया, अब बन गया है प्रोटोकॉल। तो अब क्या करते हैं, जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो काफी इजी हो जाता है, जैसे इस पे ये दिया है इस पे ये दिया है, तो सबकी फोटो ले लो, पीडीएफ बना लो। अब आपको बार बार 3 किताबें नहीं खोलनी है, बस उसी पीडीएफ को बनाओ, फिर आईपैड पे उसको नोट को एडिट करते रहो या कुछ ऐड करते रहो,
कुछ हाईलाइट करते रहो तो काफी इजी होगी. टेक्नोलॉजी की वजह से काफी स्ट्रीमलाइन होती है प्रिपरेशन. बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह. जी साकिब साहब हमें बताइएगा, चूंकि आपका 2014 से आपने तैयारियां शुरू कर दी, अलपल गई वन ना वरी ना, तो एक आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस आपने किया, बहुत कुछ सीखा है आपने इन सालों में. लेकिन आज हम देख रहे हैं, हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आप दोनों को देख रहे हैं, आप दोनों की कामयाबी को देख रहे हैं. लेकिन ये जो स्लीपलेस नाइट्स थी, जो मेहनत थी, जो जब फिर आप कामयाब नहीं हुए, वो रिजल्ट आपने देखा, उस टाइम पे वो महसूस होना, जब आप पहले कामयाब नहीं होते थे, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई गलती सामने आ जाती थी, कहीं पे खामी हो जाती थी. तो उस इन 9 साल में फैमिली का क्या रहा, या फिर उसके बाद सपोर्ट किसने किया, या फिर मोटिवेट खुद को कैसे रखा, ये बताइएगा हमें, हम सुनना चाहेंगे. बिल्कुल. बहुत 9 इयर्स बहुत टाइम था इसमें. अब ऑब्वियसली जब जैसे रिजल्ट नहीं आता था, बहुत बार ऐसा मेरा रहा है कि जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स हाफ मार्क से रहा है, तो बहुत वो उस वक्त शैटरिंग तो होता है, मतलब इंसान बहुत नामुमकिन, इससे ज्यादा क्या करूं, अब इतना किया तो अब क्या करूं, इससे मेरे से इससे ज्यादा नहीं हो पाया. बट वो है कि थोड़ा एक्चुअली गोल पे फोकस रहना चाहिए. सबसे पहले तो फोकस रहना चाहिए. और जब ये भी है कि मोटिवेट कैसे रहे, तो फैमिली का सपोर्ट है, दैट इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बगैर आई थिंक इट्स बहुत डिफिकल्ट है. तो फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया, रिलेटिव्स ने भी दुआएं की, मोटिवेशनल लेक्चर्स दे दिए. तो ये सब तो चलता रहा. और उसके बावजूद आई थिंक एक जो ऊपर वाले ने का करम रहा कि मैं आई यूज्ड टू प्रे देन आफ्टर आई फाउंड दैट रेगुलर फेलियर्स. तो मैं नमाज के साथ लग गया, तो उससे एक चीज रहा कि मैं इफेक्ट नहीं हो पाया ज्यादा. तो दैट वाज अ ब्लेसिंग फ्रॉम ऊपर वाले की. हाँ, तो उससे ये हुआ कि मैं ज्यादा फिर इतना मेरे को फर्क नहीं पड़ा. इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा निकल जाएगा मेंस. अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस के ड्यूरिंग कोविड हुआ. मैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में यहाँ सेंटर होता नहीं है, मेरा कोविड हुआ, तो मैं बेयरली आई कुड गिव एग्जाम. तो उसके बाद इतना था टाइम हुआ, लास्ट अटेम्प्ट था, तब भी फेलियर हुआ, बट स्टिल आई मैनेज्ड माय सेल्फ. और अच्छी कशीर मज़ आ चीज, क्योंकि युस असी केएसओ के एग्जाम छु अच्छु मज़ ब्रेक ते लगान, सो गसान यूपीएससी पे कि हर साल हो जाए, तो अत मज़ मोटिवेट थवुन पान छु वारिया मुश्किल. अस छु वारिया कम वक्त ये, बहुत कम, लास्ट मिनट छु. अस दी तो अक पैगाम मुख्तसरन, पैगाम जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए मुख्तसरन कुछ सेकंड्स में. मुख्तसर पैगाम मेरे बच्चों के लिए या किसी के लिए, अपना जो आपका टारगेट है सबसे पहले उस पर फोकस रखें, फोकस ना हटाएं, इधर उधर ज्यादा ना ढूंढें, फोकस एंड बी सिंसियर इन योर वर्क. सिंसियरिटी रहेगी तो आई थिंक इफ नॉट इमीडिएटली बट इन फ्यूचर, मतलब आपको अपना जो गोल है वो अचीव होगा. जी साइमा जी. हाँ, मेरा यही कहना है कि अब सारे सिविल सर्विसेज नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो भी इंटरेस्ट है वो कीजिए. आप उसने किया तो आपको भी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पहली बात वो है. दूसरी बात, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ज्यादा वो ना करे कि कंपेयर करने लगे, फिर उससे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं. तो अब जिनको इसमें सच में इंटरेस्ट है वो आए, वो देखे, एक्सप्लोर करें, या हमसे या किसी से भी मदद ले सकते हैं, वी आर अवेलेबल उसके लिए. और जिनका अभी नहीं हुआ क्वालिफाई, तो वो उसको फेलियर ना समझे, एक लर्निंग है. और मेरा पिछली बार नहीं हुआ बट आई इम्प्रूव्ड, इस बार हो गया, तो उनका भी अगली बार हो जाएगा. डिप्रेशन की जरूरत इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीद रखेंगे. और आप यहाँ आज तशरीफ आवर हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. हम दुआ करेंगे कि जो आने वाला सफर है आपकी जिंदगी का, वो इसी तरह से कामयाब रहे. आमीन सुम्मा आमीन. नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े. और हमने अभी अभी सुना कि बाहर बर्फ हो रही है, अगर हो रही है तो आप एंजॉय करें, मजे लें. और हमें इजाजत दें आज के प्रोग्राम से. अगर खुदा ने चाहा फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक आपको और हमारा अल्लाह हाफिज़ नासिर.